अच्छा, मेरे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिमांड के हवाले से, जहाँ पे हमने बेसिक पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन देखी थी, बेसिक लॉ देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, और हम लोगों ने बेसिक अपनी डायग्राम बना के हमने प्रूफ किया था कि लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखाई गई थी, जहां पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा आप लोगों को आप लोगों को सारी जो वेरिएबल्स हैं और सारी जो बातें हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। और जो है वो सारी चीजें जो है वो आपने अपने पास लेके चलनी, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक बच्चे को लिंक भेज दूं। अच्छा, तो भाई ये हमारी बेसिक कहानी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आपको उन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है और सारी बातों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये भाई हमारी बेसिक कहानी थी। अच्छा, जरा फर्दर हम लोग अपनी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। बेटा, क्लास खत्म करने से पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि प्राइस, सिर्फ एक प्राइस तो वाहिद फैक्टर नहीं है ना जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। भाई मैंने मल्टीपल और भी बहुत सारे रीजंस की बात की थी, जहां पे मैंने बताया था कि यार अगर हमारे पास मौसम तब्दील हो जाता है, सर्दियां आ जाती हैं, तो लोग गर्म गिजा को ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू ठंडी गिजा, ठीक है। बेटा बस एक ही होती है वैसे तो, अगर आप आ गए हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, सही है। तो मैंने ये बताया था कि आप मौसम के हिसाब से भी डिफरेंट चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, सही है? अच्छा बेटा, एक रूल समझ लें क्लास का, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, बीच में कोई कुछ भी टाइप नहीं करेगा, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब मैं रुकूं उसके बाद मुझसे सवाल पूछेगा, मेरी कंसंट्रेशन मिल जाती है, सही है। तो अब यहाँ पे आएगा, बेटा हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग मेरा बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब नॉन प्राइस फैक्टर्स को, यानी कि ये प्राइस से हट के फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा था कि यार सिर्फ प्राइस एक वाहिद फैक्टर नहीं है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, आपके पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हैं। अभी जो हमारे पास पहला नॉन प्राइस फैक्टर है, जो आपका बेटा पहला नॉन प्राइस फैक्टर है, वो है इनकम, सही है। ये कहलाई जाती है बेटा आपकी इनकम। इनकम को इकोनॉमिक्स में हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई जो है वो सिंबल है इनकम के लिए, सही है। अच्छा अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं एक जनरल रूल देखूं, अगर बेटा मैं एक जनरल रूल देखूं, तो वो जनरल रूल क्या है कि अगर किसी भी बंदे की इनकम बढ़ेगी, अमीर हो जाएगा, ज्यादा अफोर्ड कर पाएगा, ज्यादा पैसे रखता होगा, तो बेटा उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जनरल सा रूल तो हमारे पास यही कहता है। और अगर किसी भी बंदे की इनकम लेवल कम होती है, गरीब हो जाता है, अब वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसकी इनकम लेवल फॉल हो जाती है, तो उसकी वजह से बेटा डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? उसकी अफोर्डेबिलिटी भी गिरेगी, वो पहले के मुकाबले में कम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा। बेटा कल आप लोगों को गेम ऑफ रिलेशनशिप समझाया गया था, जहां पर एक बात आपको बताई थी कि अगर एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है। तो इनकम और डिमांड में जनरली कौन सा रिलेशनशिप आता है? पॉजिटिव। बट बेटा इनकम फर्दर दो टाइप्स ऑफ गुड में डिवाइड हुई भी होती है। एक आपके पास होता है नॉर्मल गुड, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है बेटा इंफीरियर गुड, ठीक है भाई। अब ये नॉर्मल और इंफीरियर में डिफरेंस क्या है, हमें इस डिफरेंस को समझना है। बेटा यहाँ पे आओ, नॉर्मल गुड बेटा वो गुड होता है जो कि एक ब्रांडेड गुड होता है, ठीक है। ये एक ब्रांडेड गुड होता है, ये एक लग्जरी गुड होता है, और ये एक एक्सपेंसिव गुड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी अपनी प्राइवेट कार, एग्जाम्पल आपकी अपनी प्राइवेट कार। बेटा मेरा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात हक ईमान से बताना कि यार जब तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ेगी, जब तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ेगी, तभी तो तुम अपनी पर्सनल कार को अफोर्ड कर पाओगे ना, तभी तो तुम उसका पेट्रोल भर पाओगे, तभी तो तुम उसकी सर्विस करवा पाओगे, तभी तुम उसकी ट्यूनिंग करवा पाओगे। यानी कि जब तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ेगी तो डिमांड फॉर योर ओन प्राइवेट कार विल राइज एज वेल। बट एट द सेम टाइम,
अगर बेटा आपकी इनकम लेवल गिर जाती है, आपकी इनकम लेवल गिर जाएगी तो आप अपनी पर्सनल कार को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप उसका फ्यूल नहीं भर पाओगे, आप उसके टायर नहीं लगवा पाओगे। यानी कि बेटा जब इनकम लेवल फॉल होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल फॉल एज वेल। यानी कि इनकम में और नॉर्मल गुड की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ चुका है? पॉजिटिव रिलेशनशिप आ चुका है। अगर इसी को मैं इंफीरियर पे कन्वर्ट कर दूं, बेटा इंफीरियर जो होता है वो नॉर्मल का बिल्कुल ऑपोजिट गुड होता है। इंफीरियर का उर्दू में तर्जुमा ही क्या होता है? कमतर। इंफीरियर मानी कमतर, तर्जुमा तो उर्दू में यही है ना, कमतर होना। तो बेटा वो ब्रांडेड था, ये कैसा होगा भाई? नॉन ब्रांडेड। सही है। वो लग्जरियस था, ये कैसा होना चाहिए? नॉन लग्जरियस। वो एक्सपेंसिव था, ये कैसा होगा बेटा? चीप, सस्ता। वहां पर एग्जाम्पल आपकी अपनी प्राइवेट कार चल रही थी, यहां पर एग्जाम्पल क्या चलेगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह। सही है। बेटा मेरी बात सुनना, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, आप पागल हैं, आप बस में धक्के खाएंगे? आपकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल। लेकिन बेटा अगर आपकी इनकम लेवल कम होती है तो ना चाहते हुए भी बेटा आपको बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, यानी कि आपको लोअर गुड की तरफ जाना पड़ेगा और आपकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल राइज। बेटा गेम ऑफ रिलेशनशिप याद करो, एरोज आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि इनकम में और इंफीरियर गुड में कैसा रिलेशनशिप आता है बेटा? आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को आप और फर्दर डिटेल में जाके पढ़ेंगे एक टॉपिक में जिसका नाम होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है वाईडी। ठीक है। ये हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे इसके ग्राफ्स वगैरह के साथ, जब हम लोग वाईडी का टॉपिक देखेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई मसला, कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछ ले। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई। तो ये बेटा हमने फर्स्ट अपना एक नॉन प्राइस फैक्टर देखा है जिसका नाम है इनकम। सही है। अब फर्दर आगे बात करते हैं, फर्दर डिटेल क्या होती है इसकी। सेकंड जो बेटा आपके पास नॉन प्राइस फैक्टर आता है ना, सेकंड, वो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का पहले मतलब समझो। बेटा डायरेक्ट टैक्स हर वो टैक्स होता है जो आप अपनी इनकम से डायरेक्टली पे ऑफ कर रहे होते हैं। यानी कि जितने पैसे आपने महीने के कमाए या साल के कमाए, उसके ऊपर जो आप एक फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, वो आपकी डायरेक्ट टैक्स होती है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो नोन एज इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स। और इसको हम लोग एक और टर्म कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। सर प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? मेरी बात समझिए। यार देखो भाई, मैं हूं, सही है, और मेरी बिल्डिंग का चौकीदार है। मुझे ये बताओ, हम दोनों में से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? लॉजिकल सी बात है, मैं करूंगा। वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ, सिंपल है ना यार। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या बोलता है? जो बंदा ज्यादा इनकम कमाता रहेगा ना, जैसे कि एक बंदा है उसकी इनकम लेवल बढ़ती गई, इनकम लेवल बढ़ती गई तो टैक्स का रेट भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। जो बंदा जितनी इनकम कमाता है वो उस हिसाब से टैक्सेस पे करेगा। तो बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ती रहेगी ना, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे टैक्स की चमाट क्या होती रहेगी? और जोर की आपको पड़ती रहेगी। यानी कि टैक्स का परसेंटेज क्या होता रहेगा आपका? वो ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम में और टैक्स की परसेंटेज में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। जितनी ज्यादा इनकम उतनी जोर की चमाट, ये हिसाब चल रहा है। समझे बात को? अच्छा, अब इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कहती है आसान तरीके से कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी ईयरली इनकम 0 से लेके 100 रुपए है ना, तुम गरीब हो। तुम क्या हो? गरीब हो। मुझे तुमसे टैक्स नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपए से लेके 200 रुपए है ना,
तुम एक काम करना, मुझे 5% टैक्स दे देना। तुम्हारी इनकम अगर 200 रुपए से 300 रुपए है, तो तुम मुझे 10% टैक्स पे कर देना। 300 से 400 है, तो तुम भाई मुझे 15%। यानी कि गवर्नमेंट जो है ना, वो इस तरीके से टैक्स ब्रैकेट्स बनाती है। इसे हम लोग कहते हैं टैक्स ब्रैकेट। भाई जो बंदा 250 रुपए कमाता है, वो इस हिसाब से टैक्स पे करेगा। जो 300 कमाता है, वो उस हिसाब से टैक्स पे करेगा। तो बेटा इसको टैक्स ब्रैकेट कहा जाता है, सही है। तो कहने का मतलब, समझाने का मकसद क्या था, कि जैसे जैसे आप अपर वाले ब्रैकेट में जाते रहेंगे, आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता रहेगा। सही है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कैलकुलेशन बस सिर्फ नॉलेज देने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेरा डायरेक्ट टैक्स की, जो आप डायरेक्टली अपनी कमाई से दे रहे होते हो गवर्नमेंट को। और जितनी इनकम उतनी ही जोर की चमाट। समझे? अब यहाँ पे आओ। बेटा एक टर्म समझानी है आप लोगों को, जिसका नाम है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, ऑल्सो नोन एज इनकम आफ्टर टैक्स। इनकम आफ्टर टैक्स। सर इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा इसका फॉर्मूला देखो। आपकी जो भी महाना इनकम है या ईयरली इनकम है, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड। डायरेक्ट टैक्स पेड, सिंपल। इनकम आफ्टर टैक्स है ना भाई। तो टैक्स पे करने के बाद जो तुम्हारी इनकम बचती है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है डिस्पोजेबल इनकम या फिर इनकम आफ्टर टैक्स। समझे बात को? अब यहां पे आओ। भाई मैं बात कर रहा हूं ईयर वन की। मैं बात कर रहा हूं ईयर वन की। ठीक है। ईयर वन में फॉर एग्जाम्पल आपकी ईयरली इनकम है 100 रुपए। आप गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स पे करते हैं। तो बेटा व्हाट विल बी योर डिस्पोजेबल इनकम? आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ गई 90 की। तो बेटा ईयर वन में क्या हिसाब किताब चल रहा है? ईयर वन में ये इनकम लेवल आपकी चल रही है, सही है। ये इनकम लेवल आ गई, 90 रुपए की डिस्पोजेबल आ गई। 10 रुपए आप टैक्स पे कर रहे हैं, और आपकी इनकम जो है वो 100, चाहिए। तो जेब में कितने पैसे बच रहे हैं आखिर में? 90 रुपए। अब सुनो, ईयर टू में क्या हुआ? ईयर टू में बेटा तुम्हारी इनकम तो अभी भी उतनी ही है जितनी तुम पिछले साल कमा रहे थे। बट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। अब आप 20 रुपया टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को देते हैं। जब आप 20 रुपया टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को देंगे, तो बेटा डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच गई आपकी? 80 रुपये। समझाने का मकसद, कहने का मकसद यहाँ पे क्या है, कि आप खुद एक चीज को देखो। बेटा आपकी इनकम लेवल तो अभी भी सेम है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, ये नेगेटिव साइड बढ़ गई। तो ओवरऑल आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई होगी मेरी जान? कम हो गई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, तुम कैसे एग्जामिनर को समझाओगे। आप एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, अगर आपके डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो, फ्रॉम 10% टू 20%। तो इससे क्या होगा? इससे मेरे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम फॉल हो जाएगी। जब बेटा मेरे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम फॉल होगी, मेरे कंज्यूमर के ऊपर बर्डन क्या होना चाहिए? मेरे कंज्यूमर के ऊपर बेटा बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बर्डन ऑन कंज्यूमर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बेटा मेरे कंज्यूमर पे बर्डन बढ़ना शुरू होगा, मेरे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, तो उसकी स्पेंडिंग पे क्या अफेक्ट आएगा भाई? स्पेंडिंग लेवल फॉल हो जाएगी। और जब उसकी स्पेंडिंग फॉल होगी, तो बेटा उसकी डिमांड पे क्या अफेक्ट आना चाहिए? उसकी डिमांड ओवरऑल कम हो जाएगी। अगर आप इसी को बिल्कुल उलट कर देते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए, वो 20% से 10% पे आ गए, तो बेटा कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंज्यूमर का बर्डन कम हो जाएगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। समझे बेटा? ये कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो मैंने चेन आपके सामने बनाई है, ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस होता है, इसको चेन ऑफ एनालिसिस कहा जाता है। आप ये चीज अपने एग्जाम में नहीं करते हो, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह मार खाते हो और आपके मार्क्स चले जाते हैं। समझे बात को? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस चेन ऑफ एनालिसिस। रटो मत, अपनी बनाओ, बट प्रॉपर तरीके से बनाए। बेटा किसी को कोई इशू यहाँ पे अब तक? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सब लोगों को? समझ गए? जबरदस्त, वेरी गुड बेटा। एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, सबका जवाब चाहिए। मैं कैमरे खुलवाने शुरू कर दूंगा सबके, जल्दी से जवाब दो।
वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो फर्दर आगे बात करते हैं बेटा। हम लोगों ने दो बातें अब तक की। हम लोगों ने इनकम के बारे में बात कर ली, सही है। और बेटा हम लोगों ने बात कर ली है डायरेक्ट एक्सेस के बारे में, ठीक है। फर्दर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते बेटा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, वो है एडवर्टाइजिंग। थर्ड होता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास क्या मामला चल रहा है बेटा, अब मेरी बात सुनना गौर से। एडवर्टाइजमेंट दो तरह की होती है। एक होती है इंफॉर्मेटिव, या आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा अगर आप लोगों के पास भी बिजनेस है तो। और एक होती है बेटा आपके पास परसुएसिव, सही है। एक होती है इंफॉर्मेटिव और एक होती है परसुएसिव, सही है। आप समझना जरा बेटा, इंफॉर्मेटिव में क्या मामला चल रहे होते हैं। इंफॉर्मेटिव में आप कस्टमर को नॉलेज देते हो, ठीक है। आप कस्टमर को नॉलेज दे रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको बता रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो, आप बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट इज अल्कोहल किल्स, या फिर स्मोकिंग किल्स, या फिर डेंगू से बचने के तरीके, कोरोना वायरस कम हुआ खत्म नहीं हुआ, पोलियो की वैक्सीन लगवाओ। ये सब नॉलेज बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है। जब टीवी पे कोई अदाकार या एक्ट्रेस सिगरेट या शराब पी रहे होते हैं, नीचे लिखा हुआ आता है अल्कोहल किल्स, स्मोकिंग किल्स, तो ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, जहां पर आप कस्टमर को नॉलेज दे रहे हो कि यार इन चीजों से बचो, इन चीजों से बचो, ये आप लोगों के लिए मसला क्रिएट करेगा आगे, समझे। यहां पर आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, बट बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, परसुएसिव में क्या होता है। परसुएसिव के अंदर ब्रांड्स जो है ना, वो परसुएड करते हैं कस्टमर्स को, परसुएड कस्टमर्स, अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। कहते हैं कि यार हमसे अच्छा तो भाई पूरी दुनिया में कोई ब्रांड ही नहीं है, हम ही बादशाह हैं भाई। हमसे केएफसी बोलता है कि मुझसे अच्छी फ्राइड चिकन कोई नहीं बनाता, जो टीवी पे ऐड आते हैं। अच्छा, पेप्सी बोलता है कि मुझसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं बनाता दुनिया में। यहाँ पे क्या है, ये लोग जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार इनसे अच्छा कोई ब्रांड है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। बहुत से तरीके होते हैं, सबसे जो आसान कॉमन तरीका होता है वो क्या है कि ये लोग सेलिब्रिटी को लेके आते हैं अपने ऐड में, सेलिब्रिटीज को लेके आ रहे हैं। भाई मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। एक ऐड में मथीरा आई हुई है, एक ऐड में सनी लियोनी आई हुई है, मैं किसके पास जाऊंगा। ज्यादा बड़ी फैन बेस किसकी है, सनी लियोन की है ना, या फिर करीना कपूर की है ना। मथीरा को तो कोई नहीं जानता इंडिया में। एक फैक्ट बता रहा हूं ना। भाई जो सेलिब्रिटी जितना ज्यादा फेमस होगा, जो सेलिब्रिटी जितना ज्यादा पॉपुलर होगा, उसकी अपनी कस्टमर बेस होगी। भाई अगर एक ऐड में हुमायूं सईद आया हुआ है, एक ऐड में शाहरुख खान आया हुआ है, मैं बोलता हूँ हुमायूं सईद क्या है शाहरुख खान के सामने। मैं तो शाहरुख खान की तरफ जाऊंगा ना, मैं तो शाहरुख खान पे ट्रस्ट करता हूँ। पूरी दुनिया तो शाहरुख खान को जानती है, हुमायूं सईद को तो कोई नहीं जानता। तो भाई ये इतने बड़े बड़े ब्रांड जो करोड़ों रुपए सेलिब्रिटीज को देते हैं, क्या पागल है। अरे भाई इसके पीछे वजह है। अगर सल्लू किसी एड में आ रहा है, तो जितने भी सलमान खान के फैन है सब जाएंगे उसके पीछे, बोलेंगे भाई भाई ने बोला तो करने का करने का। समझ में आ रही है बात। तो ये एक फैन बेस, ये एक कस्टमर बेस बनी हुई है बेटा हमारे सेलिब्रिटीज की, कि लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। और अगर उन्होंने कोई चीज बेच दी तो बस सही है, ये लोग कभी भी गलत चीज नहीं बेचेंगे, सही है। मैं बोलूं कि यार वो कौन सी है वो, श्रद्धा कपूर जैसी लड़की को गलत चीज नहीं बेच सकती, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो वह आप लोग कुछ और जो समझना है समझो, सही है। तो ये भी एक कहानी होती है, फैन बेस बोलती है कि नहीं भाई इससे अच्छा कोई हमारे पास जो है सेलिब्रिटी बेच रहा है तो अच्छी चीज बेच रहा हो। अब इसके पीछे कि यार हम लोग ऐड किस किस तरह चला सकते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। आप लोग बेटा सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला लो, सही है, जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन हुआ है। आप लोग टीवी पे ऐड चला लो, आप लोग न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड चला लो, सही है। आप लोग जी रेडियो के ऊपर ऐड चला लें, आप लोग बिल बोर्ड्स लगा दें। आप लोग जो बिजनेस स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोग तो इस चीज को बड़े बेहतर से समझते हो कि आप किस किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं और किस किस तरह आप उसको ग्रो करवा सकते हैं। बेटा एडवर्टाइजमेंट में किसी को कोई मसला,
एडवर्टाइजमेंट में सारी बातें क्लियर जा रही हैं सबको? सर किसी स्टूडेंट कैमरा ओपन है, मे बी दे आर नॉट अवेक। कौन है भाई? भाई अपने कैमरे वैमरे चेक करके बैठा करो यार। अच्छा ठीक, किसी को कोई मसला बेटा? सारी चीजें समझ आ गई हैं? क्लियर है बेटा? हर चीज? वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। चलो, तो हमारी पूरी कहानी हो चुकी है। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बात कर ली है। फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। फर्दर एक और चीज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम होता है, जो कहलाया जाता है, फोर्थ केस, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम लोग एक गुड की प्राइस लेते हैं और दूसरे गुड की डिमांड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार कि इस फोन की प्राइस में चेंज आने की वजह से इस पेंसिल की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मैं इस तरीके से देख रहा होता हूँ चीजें। सही है? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गुड एक्स की डिमांड लेंगे और गुड वाई की प्राइस लेके चलेंगे। यहाँ पे सुनना जरा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है बेटा। यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूट, ठीक है? एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूट, और दूसरा आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे जरा समझना बेटा, इनका कॉन्सेप्ट क्या चलता है, इनकी कहानी क्या चलती है। यहाँ पे आओ बेटा। व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव गुड्स विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड इफ वन इज नॉट अवेलेबल। इफ वन इज नॉट अवेलेबल, कहता है कि बेटा ये ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर एक चीज नहीं है हमारे पास, ठीक है? इफ वन इज नॉट अवेलेबल। यहां पर जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, वो क्या है? कोक वर्सेस पेप्सी। ठीक है? सबसे आसान एग्जांपल। बेटा कोक नहीं है, आप पेप्सी पी लेंगे। समझ रहे हैं? देखिए सब्स्टिट्यूट है ना, ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, अब मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं एक गुड की प्राइस लेके चलूंगा और दूसरे गुड की डिमांड लेके चलूंगा, ऐसा ही है? तो भाई मैंने क्या किया? मैंने कोक की प्राइस ले ली और पेप्सी की डिमांड ले ली। ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोक पेप्सी यूज कर रहा हूँ, ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ, आप ब्रांड नेम यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे गुड वाई लिख लो, यहाँ पर आप गुड एक्स लिख लो। ठीक है? इस तरीके से आप लेके चलेंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर कोक महंगी हो जाती है, अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे? अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे? लॉजिकली लोग बोलेंगे भाई पेप्सी दे दे यार, मैंने नहीं पीनी कोक। तो बेटा जब कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी तरह बेटा अगर कोक की प्राइस कम होती है, अगर कोक की प्राइस कम होती है, तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। जब बेटा कोक की डिमांड बढ़ रही है तो पेप्सी वाला कुछ कंज्यूमर भी तो है जो पेप्सी छोड़ के कहाँ पे आने की कर रहा है? कोक पे आने की कर रहा है। तो बेटा पेप्सी छोड़ के लोग कहाँ पे आ जाएंगे? कोक पे आ जाएंगे। तो बेटा जब कोक की प्राइस कम होगी तो उससे पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी तो फॉल हो गई। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप आता है बेटा बिटवीन टू कमोडिटीज? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा होता है। इसी तरह बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जॉइंटली यूज्ड गुड्स। क्या मतलब है जॉइंटली यूज्ड गुड्स? जहां पर मैं दो गुड्स को एक साथ यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। ठीक है? डीवीडी प्लेयर एंड डीवीडी। सही है? इसके अलावा मोबाइल फोन एंड चार्जर। सही है? या मोबाइल फोन एंड हेडफोन। सही है? तो ये वो चीजें हैं जिसको आप साथ यूज करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अच्छा, आप अपनी एग्जांपल में कार, पेट्रोल, मोबाइल फोन, चार्जर ये चीजें लेके चल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि बेटा इसमें आप किसी ब्रांड का नाम तो यूज नहीं करे ना, ये चीजें आप लिख सकते हैं। सही? अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ प्राइस ऑफ कार।
एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल। ठीक है, प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल। बेटा, अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ती है, अगर गाड़ी महंगी होती है, तो क्या लोग गाड़ी खरीदेंगे? नहीं। अगर गाड़ी महंगी होती है तो क्या लोग गाड़ी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो जब लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो क्या पेट्रोल पिएंगे, सूंघेंगे क्या बैठ के? पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा? पेट्रोल कम बिकेगा। और अगर गाड़ी सस्ती हो गई तो मैं उसको पानी से तो चला नहीं सकता, मुझे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो बेटा मैं पेट्रोल ज्यादा खरीदूंगा, तो उससे पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे आपकी पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप खुद देखो, आप खुद देखो, गाड़ी में और पेट्रोल में बेटा एरोस कैसे चल रहे हैं? एरोस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब भी बेटा एरोस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप आता है बेटा? आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा होता है। कोई मसले वाली बात। और बेटा ये टॉपिक को आप और ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे अपने एक चैप्टर में, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा एक्सईडी। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? एक्सईडी। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात? क्लियर है बेटा सारी चीजें? जबरदस्त, वेरी गुड। गुड। अच्छा बेटा अब देखो, ये जो चार हम लोगों ने अभी बातें की है ना, जहाँ पे हम लोगों ने इनकम के बारे में बात की, हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर ली है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बात कर ली है, ये चार जो हम लोगों ने अभी बातें की हैं, ये बेटा मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दीज आर नॉट दी ओनली फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए भाई? एग्जाम्पल, वेदर। सही है। मौसम की हम लोग बात करते हैं कि बेटा अगर मौसम गर्मी का चल रहा है तो लोग जो हैं वो आइसक्रीम पर प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू कॉफी। ठीक है, मौसम की बात आ गई। सर्दियां चल रही हैं तो लोग कॉफी प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। सही है, एक बात आप ये लिख सकते हो, इससे भी आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और बात आती है, पॉपुलेशन। बेटा देखो, जितनी आबादी बढ़ती रहेगी, जितने बच्चे पैदा होते रहेंगे, उतने ज्यादा डायपर्स चाहिए होंगे, उतने ज्यादा बच्चों की फीड चाहिए होगी, उतनी ज्यादा हमें मकान चाहिए होंगे, उतना ज्यादा हमें खाना पीना चाहिए होगा। तो बेटा आपके पास जब पॉपुलेशन, बेटा चैप्टर का नाम डिमांड, जब आपके पास पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, आपके पास आबादी बढ़ती रहेगी, तो उसकी वजह से भी तो आपके पास डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज बढ़ेगी ना। अब इस तरह आप एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया है, इंडिया में स्लम्स इतने ज्यादा क्यों हैं? स्लम क्या होता है? वो जो वो बनी हुई होती है ना यार, वो झोंपड़ियां टाइप बनी हुई होती हैं जहाँ पे गरीब लोग रह रहे होते हैं। तो स्लम्स इतने ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आबादी इतनी है, रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है, तो डिमांड ही लोगों की पूरी नहीं हो रही। ठीक है। इसके अलावा उबैर की तरफ से एक पॉइंट आया जी, ट्रेंड। इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेटा जब सलमान खान की मूवी आई थी दबंग, दबंग में वो रेबैन के चश्मे पहन के घूमता था। सही है। अब वो रेबैन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी उसकी वजह से, एक तो वो रेबैन के चश्मे और जो वो पीछे लगा के घूमता था चश्मों को, उसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई रेबैन की, एक ऐसा ट्रेंड पैदा हो गया कि यार हर बंदा रेबैन पहनना शुरू हो गया। हर बंदा रेबैन, हर आता जाता बंदा रेबैन पहने घूम रहा है, काले रंग के गोल्डन फ्रेम वाले। तो ट्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैशन, भाई फैशन एक और ये भी पॉइंट है, जो फैशन और ट्रेंड वैसे तो साथ ही लिंक होके आ रहे होते हैं, बट फैशन, फैशन क्या चीज? जैसे आजकल फैशन चला हुआ है या ट्रेंड चला हुआ है बैगी क्लोथ पहनने का।
हर बंदा जो है वो इतना सा बंदा अंदर होता है, सिंगल पसली, और कपड़े ऐसे उसने पहने होते हैं, टेंट लेके घूम रहा हो पूरा। सही है। तो बैगी क्लोथ्स के आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। आज से थोड़ा टाइम पहले जो है वो स्किनी क्लोथ्स के पड़े हुए थे ट्रेंड, स्किनी जीन्स पहननी है और स्किनी शर्ट पहननी है। इस तरह के हमारे पास मामला चल रहे होते थे। ट्रेंड और फैशन अबू बकर एक जैसे ही है। सही है। अच्छा, कल्चर का एक पॉइंट आया सामिया की तरफ से, बहुत अच्छा पॉइंट है। भाई कल्चर कैसे आपको अफेक्ट करेगा? भाई कल्चर ऐसे करता है कि जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? एक हमारा ड्रेस कोड है कि हमने शलवार कमीज पहनना है। बाहर यूके, यूएस, यूरोपियन साइट्स के ऊपर वहां पर सलवार कमीज नहीं पहना जाता, तो वहां पर इस चीज का कल्चर नहीं है, वहां पर इस चीज का ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ पे कल्चर है, हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि हम लोग सलवार कमीज पहनते हैं, और हम लोग जो है वो एक हमारा एक देसी फॉर्मल हमारा अटायर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या पॉइंट आया? टेक्नोलॉजी गलत, गलत। टेक्नोलॉजी से सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। बेटा रिडक्शन इन टैक्स की हम लोग बात कर तो चुके हैं, मैं इनके अलावा बात कर रहा हूँ। सही है, इनके अलावा बात हमारी चल रही है। ट्रेंड हो गया, वेदर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फैशन हो गया, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन आप इसकी भी बात कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ ईद मनाई जाती है, तो ईद पे हम लोग बड़े जी धूमधाम से सलवार कमीज पहन के और साफ सुथरे कपड़े पहन के और अच्छी चप्पल पहन के हम लोग घूम फिर रहे होते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर ये ट्रेडिशन नहीं है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, अब बाहर के मुल्कों के हिसाब से क्रिसमस अगर वहां पे हो रही है, यहाँ पर तो क्रिसमस नहीं मनाई जाती है सच, तो वहां पर उसका ट्रेंड चलता है, उसका ट्रेडिशन चलता है, इवेंट चलता है, फंक्शन चलता है। सही है। तो ये जो, if there is online school then there is an increase in the purchase of laptops and other devices। किसने कहा? वैदुर रहमान। कि ऑनलाइन स्कूल खुलने से आपके लैपटॉप की डिमांड बढ़ जाएगी? जरूरी थोड़ी है। क्या पता लैपटॉप की डिमांड आपकी जो है वो नॉर्मल उसकी वजह से बढ़ रही हो, कि भाई हम लोगों ने गेमिंग शेमिंग करनी है, मूवियाँ देखनी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये काफी इनडायरेक्ट लिंक बैठता है। आपका पॉइंट किसी हद तक ठीक है, बट किसी हद तक गलत भी है। ये बहुत एक इनडायरेक्ट लिंक आपके पास बैठता है। सही है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ ना इन चीजों के बारे में, ये जो हमने कुछ चार पांच चीजों के बारे में बात की है, इनको मैंने सबसे अलग क्यों बताया? इसके पीछे वजह ये है कि इनके ऊपर लिखने का ना आपके पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। आप कितनी ही बातें लिख लोगे, है भाई सर्दी है तो कॉफी पी लो, गर्मी है तो आइसक्रीम खा लो, पॉपुलेशन आबादी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, आबादी कम हो गई, तो कितना ही पॉइंट लिख लोगे आप इसको इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए इन चार पांच छह जो है मैंने इनको बिल्कुल आखिर में लिखवाया है कि यार ये बिल्कुल साइड में रहे। हमने फोकस किया है इन चार पे, एक, दो, तीन और चार। हमने इन चार पे फोकस किया क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है आपके पास। समझ में आती है ये बात बेटा? क्लियर है सारी चीजें यहाँ तक? कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा? वेरी गुड। अच्छा, तो बेटा हम लोग अपने लेक्चर्स को ऐसे ही चलाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को अराउंड 30 मिनट्स का या 35 मिनट्स का लेक्चर दूंगा। 10 मिनट्स आप लोगों ने कॉपी करना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है मुझसे। सही है। तो जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो कॉपी करना स्टार्ट कर दें।